गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर एमीन्स के। एमीन चैप्टर में बेटा हम लोग 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप तक आपने एमीन चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बेटा आपको केवल इन 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा बेटा वो इन्हीं 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको नोट्स बना लेना है और इनको फिर आपको बार बार प्रैक्टिस करके सीख लेना है। और इसी तरह के अगर किसी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं हो रहा, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे मुझको मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से मैं आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम बात करते हैं बेटा वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमको लर्न करना है, उनकी बात कर लेते हैं। तो उनमें से बेटा जो पहला क्वेश्चन आपको लर्न करना है वो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान कीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा 2023 में आपके बोर्ड में पूछा गया था कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन की पहचान करना है और इनके रासायनिक समीकरण लिखना। और कितने नंबर में पूछा गया था बेटा? 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन की पहचान हम करते कैसे हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, प्राथमिक मीन, द्वितीयक मीन तथा तृतीयक मीन की पहचान के लिए हिंसबर्ग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। जो आपको सबसे पहला याद रखना है कि प्राथमिक मीन या द्वितीयक मीन की पहचान के लिए हम किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं बेटा? तो याद रखना बेटा, हम हिंसबर्ग परीक्षण का प्रयोग करते हैं बेटा। किसका प्रयोग करते हैं भैया? हिंसबर्ग परीक्षण का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हिंसबर्ग परीक्षण होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो देखिए हम लिखेंगे बेटा प्राथमिक एमीन की पहचान, क्योंकि हमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों एमीन की पहचान करना है। तो हम लोग लिखेंगे बेटा प्राथमिक एमीन की पहचान। तो लिखेंगे जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं, किसके साथ बेटा? हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं, तो हमें एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बेटा क्या प्राप्त होता है बेटा? एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि कास्टिक पोटास के विलयन में विलय होता है। जो कि क्या होता है बेटा? कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा? विलय होता है। तो याद रखना बेटा कि जब भी आप प्राथमिक एमीन को लेंगे और उसकी रिएक्शन कराएंगे हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ बेटा, किसके साथ कराएंगे? हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, तो वहां से आपको मिलेगा बेटा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। वहां से आपको क्या मिलता है बेटा? एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा? घुलनशील होता है। जो कि कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा? घुलनशील होता है। अब देखिए इस रिएक्शन को हम लोग समझते हैं कि रिएक्शन इसकी कैसे कराई जाएगी। तो देखिए ये हो गया हमारा बेटा प्राइमरी एमीन, RNH2 को बोलते हैं प्राइमरी एमीन। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा हम लोग हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ। तो हिंसबर्ग अपकर्मक किसको कहा जाता है? तो याद रखना बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग हिंसबर्ग अपकर्मक कहते हैं। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा तो NH2 से क्या होता है बेटा? एक H अलग हो जाता है। तो NH2 को लिख लेंगे हम लोग बेटा NH और एक H को अलग करके लिख लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे बेटा R। ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को। अब ये वाला H जो होता है बेटा इस Cl के साथ रिमूव हो जाता है, तो बन जाता है HCl। क्या बन जाता है बेटा? HCl। अब देखिए बचा क्या हमारे पास? बचा R, तो R लिख दिया, R के बाद NH। अब यहाँ पे बचा SO2, तो S को जोड़ा, दोनों O जोड़ा और PH। अब इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका क्या नाम होता है बेटा? एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है। अब देखिए एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड होता है। अब इसके आगे समझिए इसको करना क्या है। अब देखिए हमारा बेटा ये हो गया प्राथमिक एमीन। ध्यान समझिएगा बेटा, हिंसबर्ग अपकर्मक के प्राथमिक एमीन ये हो गई बेटा प्राथमिक एमीन। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी बेटा हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ। किसके साथ करा दी बेटा? हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ। तो हिंसबर्ग अपकर्मक क्या होता है बेटा? PHS, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग हिंसबर्ग अपकर्मक। ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग अपकर्मक। अब जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे बेटा तो यहाँ से कंपाउंड हमारा मिलता है RNH, यहाँ पे जुड़ जाएगा बेटा S से दोनों तरफ जुड़ जाएंगे बेटा O, और साथ में यहाँ पे जुड़ जाएगी बेटा PH, और साथ में बन जाएगी बेटा HCl। साथ में क्या बन जाएगी बेटा? HCl। ठीक है। इसका नाम होता है बेटा एन एल्किल, एन एल्किल
बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, ठीक है, इसका नाम क्या होता है बेटा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब जब आप बेटा इसमें कास्टिक पोटाश डालते हैं, इसमें क्या डालते हैं बेटा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड में अगर आपने डाल दिया बेटा कास्टिक पोटाश को, किसको डाल दिया बेटा, कास्टिक पोटाश को, तो ये जो आपका अवक्षेप होता है यहाँ से क्या बनता है बेटा, एक अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बनता है। और इस अवक्षेप में जैसे ही तुमने बेटा मिला दिया कास्टिक पोटाश को, किसको मिला दिया बेटा, कास्टिक पोटाश को, तो ये इसमें क्या हो जाता है बेटा, घुल जाता है, यानी कि विलय हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है बेटा, घुल जाता है या विलय हो जाता है। तो इस बात को याद रखना कि अगर आपने बेटा प्राइमरी एमीन को लिया है, किसको लिया है बेटा, प्राइमरी एमीन को, और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, किसके साथ कराते हैं बेटा, हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, तो वहां से आपको मिलती है बेटा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा, विलय होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, अब हम हेडिंग डालेंगे बेटा द्वितीयक एमीन की पहचान, किसकी पहचान बेटा, द्वितीयक एमीन की पहचान। तो जब हम द्वितीयक एमीन की अपक्रिया हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बेटा, हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं, तो हमें एन कॉमा एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो वहां से हमको क्या मिलता है बेटा, एन कॉमा एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा, अविलेय होता है। कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा, अविलेय होता है। ये तो थ्योरी हो गई। अब रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होगी बेटा। ठीक है, अब हमने रिएक्शन करा दी बेटा द्वितीयक एमीन की, ये हो गए हमारे पास द्वितीयक एमीन। अब यहाँ से इस H को बेटा हम निकाल देंगे Cl के साथ, ये जो हमारे पास H है इसको किसके साथ निकाल देंगे बेटा, Cl के साथ। तो जैसे ही ये Cl निकलेगा तो अब क्या हो जाएगा बेटा, R डैश हो जाएगा, बचा N से जोड़ दिया, S, फिर S के पास कौन है, 2O, तो 2O और फिर बेंजीन लगा दिया। अब इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, और इसका हमको क्या मिलता है बेटा, अवक्षेप मिलता है। और यह अवक्षेप क्या होता है बेटा, कास्टिक पोटास के विलयन में अविलेय होता है। कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा, अविलेय होता है। अब देखिए ये तो हो गई द्वितीयक एमीन की पहचान। अब हम बात करते हैं बेटा तृतीयक एमीन की। तो देखिए तृतीयक एमीन की पहचान क्या कहती है कि जब हम तृतीयक एमीन की अपक्रिया हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बेटा, हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं, तो कोई क्रिया नहीं होती। तृतीयक एमीन क्या करता है बेटा कि अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ बेटा, हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, तो वहां पर कोई क्रिया नहीं होगी। आपको ये रिएक्शन लिख देना, ये आपका हो गया तृतीयक एमीन, 3 डिग्री एमीन। ठीक, अब मैं देखिए इसको एक शार्ट में आपको याद करने के लिए बता देता हूँ कैसे याद करना है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास एमीन हुई बेटा प्राइमरी एमीन, कौन सी एमीन हुई बेटा, प्राइमरी एमीन, ध्यान समझिए बेटा। अब इसमें हमने डाल दिया हिंसबर्ग अपकर्मक को, किसको डाल दिया बेटा, हिंसबर्ग अपकर्मक को, इसमें हमने डाल दिया बेटा हिंसबर्ग अभिकर्मक को, हिंसबर्ग अभिकर्मक को, अभिकर्मक को, ध्यान समझिएगा बेटा। अब जैसे ही आपने बेटा प्राथमिक एमीन में हिंसबर्ग अपकर्मक को डाला, तो यहां से एक कंपाउंड मिलता है RNHS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड आपको प्राप्त होता है बेटा, जिसका नाम क्या होता है, मैं नाम आपको बता देता हूं। इसको हम पढ़ते हैं बेटा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, इसका नाम होता है बेटा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब अगर हमने इसमें डाल दिया बेटा कास्टिक पोटास को, किसको डाल दिया बेटा, कास्टिक पोटास को, तो ये कास्टिक पोटास क्या करेगा, यहाँ से एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप मिलता है बेटा। ये अवक्षेप कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा, विलय होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही तो आप ये कहेंगे कि हमारी एमीन प्राथमिक है। प्राथमिक एमीन सदैव हिंसबर्ग अपकर्मक से क्रिया करके बनाता है बेटा एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा, विलय होता है। सेकेंड पार्ट बेटा,
अब अगर हमने ले लिया बेटा द्वितीयक एमीन को, सेकेंडरी एमीन को ले लिया या द्वितीयक एमीन को ले लिया, तब क्या होगा? अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर हमने द्वितीयक एमीन को लिया और उसकी रिएक्शन करा दी बेटा हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, किसके साथ करा दी बेटा? हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अगर हमने इसकी रिएक्शन करा दी, अब देखिए जो हिंसबर्ग अभिकर्मक वो द्वितीयक एमीन से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है और उस कंपाउंड का नाम होता है बेटा N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहां से हमको मिलता है N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप मिलता है। क्या मिलता है बेटा? अवक्षेप। तो यहां से हमको बेटा अवक्षेप मिलता है। क्या मिलता है? अवक्षेप। किसका अवक्षेप मिलता है बेटा? तो अवक्षेप मिलता है N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। और जैसे ही आपको मिल जाता है बेटा एन एल्किल बेंजीन सल्फर, और इसको अगर आपने डाल दिया बेटा कास्टिक पोटास के विलयन में, किसके विलयन में बेटा? कास्टिक पोटास के विलयन में, तो ये वहां पर क्या होता है बेटा? अभिलेय होता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा? अभिलेय। तो ये पहचान हो गई बेटा द्वितीयक एमीन की। किसकी पहचान हो गई बेटा? द्वितीयक एमीन की। तो ठीक है, प्राइमरी एमीन की पहचान हो गई, द्वितीयक की हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा टर्सरी एमीन के केस में क्या होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा टर्सरी एमीन में क्या होगा। यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, तो देखिए तृतीयक एमीन के केस में क्या होगा कि अगर आपने रिएक्शन करा दी बेटा तृतीयक एमीन की, किसकी रिएक्शन करा दी बेटा? तृतीयक एमीन की। किसके साथ करा दी बेटा? हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ। तो वहां से कोई रिएक्शन नहीं होती, वहां से कोई रिएक्शन नहीं होती। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन की पहचान हम कैसे करेंगे। भाई पहला क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन की पहचान कीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहले क्वेश्चन में आपको इतना लिख देना था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। अगला क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है बेटा कि गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण क्रिया पर आपको पहले टिप्पणी लिखना है, फिर आपको ये बताना है कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में बेटा, किसके संश्लेषण में? प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। ये क्वेश्चन 2023 में बेटा 3 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए अब इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमसे पूछ रहा है बेटा गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, तो लिखेंगे बेटा कि जब हम पोटेशियम थैलीमाइड की अपक्रिया, किसकी बेटा? पोटेशियम थैलीमाइड की अपक्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं। थैलीमाइड की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं बेटा? एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं, तो हमें एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है। तो हमें बेटा क्या प्राप्त होता है? एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है, जिसकी अपक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ कराने पर हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, तथा यह अपक्रिया गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण कहलाती है। तो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया क्या है बेटा? वो कह रहा है कि जब हम पोटेशियम थैलीमाइड की, किसकी बेटा? पोटेशियम थैलीमाइड की अपक्रिया कराते हैं एल्किल हाइलाइड के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा? एल्किल हाइलाइड के साथ। तो वहां से हमको मिलता है बेटा एन एल्किल थैलीमाइड। वहां से हमको क्या मिलता है बेटा? एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है, जिसकी अपक्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर कराते हैं। एन एल्किल थैलीमाइड की अपक्रिया किससे कराते हैं बेटा? जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर हमको प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, और इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होगी उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, इस यौगिक को हम लोग बोलते हैं बेटा पोटेशियम थैलीमाइड। अब पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन हम कराते हैं एल्किल हाइलाइड के साथ। तो एल्किल हाइलाइड में क्या होता है? ये बेटा पोटेशियम इस हाइलाइड के साथ रिमूव हो जाता है।
जो ये पोटेशियम है किसके साथ निकल जाता है बेटा, हैलाइड के साथ, और बन जाता है KF, और ये वाला R जो है पोटेशियम के पास आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ से एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है बेटा एन एल्किल थैलीमाइड। क्या मिलता है बेटा, एन एल्किल थैलीमाइड। अब आप एन एल्किल थैलीमाइड की अभिक्रिया कराएंगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराएंगे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बेटा, यहाँ से एन के पास से बॉन्ड को तोड़ देता है, तो बना देता है डाई सोडियम थैलीमाइड, और साथ में बना देता है बेटा प्राइमरी एमीन। साथ में क्या बना देता है बेटा, प्राइमरी एमीन को। जो आपके पास कंपाउंड है, ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। ये हमारे पास हो गया एन एल्किल थैलीमाइड। ये क्या हो गया बेटा, हमारे पास एन एल्किल थैलीमाइड हो गया। इस कंपाउंड का नाम है एन एल्किल थैलीमाइड। अब ध्यान देखिए बेटा, तो अब जैसे ही हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, तो NaOH में क्या होता है बेटा, NaO इधर आ जाता है और H इधर आ जाता है, एक बॉन्ड यहाँ से टूटता है और इसी तरह से बॉन्ड यहाँ से टूटता है, तो NaO इस तरफ आ जाता है बेटा और H इधर चला जाता है, तो आपका ये बन गया NH2। ये क्या बन गया बेटा, RNH2। तो प्राइमरी एमीन, और यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा डाई सोडियम थैलीमाइड। ये तो हमारा हो गया कि थैलीमाइड अपक्रिया क्या है। अब इसी में हमसे पूछा गया था बेटा कि थैलीमाइड अपक्रिया पर आपको ये भी बताना है कि इसको हम लोग प्रायिकता क्यों देते हैं। तो देखिए उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अब जो सवाल हमसे पूछा गया बेटा, प्राथमिक एमीन को इस विधि द्वारा प्राथमिक एमीन को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि प्राथमिकता क्यों देते हैं। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है कि जब भी हमको प्राथमिक एमीन बनाना है तो हम गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया को प्राथमिकता इसलिए देते हैं क्योंकि इस अपक्रिया में केवल प्राथमिक एमीन बनता है। क्योंकि इस अपक्रिया में बेटा केवल क्या बनता है बेटा, प्राथमिक एमीन। द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन जैसे अन्य सह उत्पाद नहीं बनते हैं। इस अपक्रिया की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन जैसे अन्य सह उत्पाद नहीं बनते, इसमें केवल क्या बनता है बेटा, प्राथमिक एमीन बनता है। इसलिए हम लोग प्राथमिक एमीन के निर्माण में या संश्लेषण में हमेशा गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अपक्रिया को प्राथमिकता देते हैं। ये इसका बेटा प्रॉपर आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। अब आपको बेटा ये आपको 3 बोले गए हैं, तो इनमें विभेद के लिए कौन सा हमको रासायनिक परीक्षण लगाना चाहिए, इसके विषय में बात करना है। ये क्वेश्चन बेटा 2023 में बोर्ड में पूछा गया था। पहले बताना है कि द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद कैसे लाते हैं, मेथिलेमीन तथा डाईमेथिलेमीन में विभेद कैसे करेंगे, एथिलेमीन तथा एनिलीन में विभेद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन में विभेद की। तो देखिए ध्यान से बेटा, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में विभेद के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बेटा, हिंसबर्ग अपकर्मक का प्रयोग करते हैं। अगर हमको द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद करना है, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में बेटा क्या करना है, विभेद करना है, तो हम वहां पर यूज करेंगे हिंसबर्ग अपकर्मक को। अब कैसे होगा, ध्यान देखिए, अगर हमने द्वितीयक एमीन को लिया और इसकी रिएक्शन करा दी हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, तो यहाँ से बेटा ये H इस Cl के साथ रिमूव हो जाएगा, ये H इस Cl के साथ रिमूव होकर Cl बना लेगा, और दोनों RN और यहाँ N से जुड़ जाएगा बेटा S और फिर PH, जो बनेगा N, N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो जैसे ही हमने द्वितीयक एमीन की अपक्रिया करा दी बेटा हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, तो वहां से हमको मिलता है N, N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, जबकि अगर हमने यहीं पर तृतीयक एमीन लिया होता, यहीं पर क्या लिया होता बेटा, तृतीयक एमीन, तो यहाँ पर जब हम द्वितीयक एमीन की अपक्रिया हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं तो हमें N, N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड मिलता है। अब अगर तृतीयक एमीन की बात करें, तो जैसे ही हमने तृतीयक एमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग अपकर्मक से कराई बेटा, तो यहाँ पर कोई H तो है नहीं, हाइड्रोजन परमाणु के ना होने के कारण यहाँ से Cl नहीं निकल पाता बेटा, यहाँ से क्या नहीं निकल पाता, Cl। इसीलिए यहाँ पर कोई अपक्रिया नहीं होती है, यहाँ पर कोई अपक्रिया नहीं होती है। इसी बात को मैंने नीचे लिख भी दिया बेटा कि जब हम तृतीयक एमीन की अपक्रिया हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं तो कोई अपक्रिया नहीं होती है। जब आप तृतीयक एमीन की अपक्रिया हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं तो आपको वहां पर कोई अपक्रिया नहीं होती, वहां पर कोई अपक्रिया नहीं होती है। अब देखिए इसके बाद हमसे क्या पूछा है उसकी बात कर लेते हैं। ये हो गया प्राथमिक एमीन, वो द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन में विभेद। अगला है बेटा मेथिल एमीन तथा डाई मेथिल एमीन में विभेद कैसे करेंगे। मेथिल एमीन तथा डाई मेथिल एमीन में विभेद, ध्यान से देखिए, मेथिल एमीन तथा डाई मेथिल एमीन। तो मेथिल एमीन जो कि एक प्रकार की प्राथमिक एमीन है एवं डाई मेथिल एमीन जो कि एक प्रकार की द्वितीयक एमीन है, में विभेद के लिए भी हम हिंसबर्ग अपकर्मक का प्रयोग करते हैं। इसमें विभेद के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, हिंसबर्ग अपकर्मक का प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं बेटा? हिंसबर्ग अपकर्मक का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। मेथिल एमीन के लिए देखते हैं, जब हम मेथिल एमीन की अपक्रिया हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं तो हमें वहां से मिलता है बेटा एन मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो वहां से हमको क्या मिलता है बेटा? एन मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा? विलेय होता है। तो अगर आपने मेथिल एमीन की अपक्रिया करा दी बेटा किसके साथ? हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, तो वहां से आपको मिलेगा एन मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या मिलेगा बेटा? एन मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि कास्टिक पोटास के विलयन में क्या होता है बेटा? विलेय होता है। अब इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। देखिए, अगर आपने मेथिलेमीन को लिया और इसकी रिएक्शन करा दी हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, तो यहाँ से बेटा एक एच हटेगा, इस Cl को निकाल देगा। तो यहाँ से जैसे ही HCl निकला तो PH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और Cl की जगह जुड़ जाएगा NH और NH से जुड़ा है CH3। तो आपको मिलेगा एन मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? एन मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप मिल जाएगा, जिसको जैसे ही हम कास्टिक पोटास के विलयन में घोलेंगे, कास्टिक पोटास के विलयन में घोलेंगे तो वहां से ये उसमें क्या हो जाएगा बेटा? विलेय हो जाएगा। तो ये बात हो गई किसकी बेटा? मेथिल एमीन की। अब हम बात करते हैं डाई मेथिल एमीन के साथ क्या होगा। तो देखिए, डाई मेथिल एमीन, जब हम डाई मेथिल एमीन की अपक्रिया हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ कराते हैं तो हमें N, डाई मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? N, डाई मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है, जो कि कास्टिक पोटास के विलयन में अविलेय होता है। जो कि क्या होता है बेटा? कास्टिक पोटास के विलयन में अविलेय होता है। तो अगर डाई मेथिल एमीन की अपक्रिया हमने कराई हिंसबर्ग अपकर्मक के साथ, तो यहाँ से बेटा H निकलेगा और यहाँ से आपका कौन निकल जाएगा बेटा? Cl, और ये दोनों निकल करके यहाँ से बनाएंगे एक यौगिक जिसका नाम होगा N, डाई मेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड का अवक्षेप बना देंगे। और यह अवक्षेप कास्टिक पोटास के विलयन में अविलेय होता है। तो अगर घुल गया तो प्राथमिक वो मेथिलेमीन थी, नहीं घुला तो डाई मेथिलेमीन थी। ठीक है यहाँ तक बेटा। अब देखिए अगला इसमें क्या पूछा गया था उसकी बात कर लेते हैं। और इसमें आपसे क्या पूछा है? हाँ, एथिल एमीन एवं एनिलीन में विभेद कैसे करना है। एथिल एमीन तथा एनिलीन में, तो ध्यान से देखिए बेटा, ये तो हो गया डाइमेथिल का केस। ठीक, हाँ, एथिल एमीन में। अब देखिए अगला क्या कह रहा है बेटा कि एथिल एमीन एवं एनिलीन में विभेद करना है। तो देखिए एथिल एमीन और एनिलीन में हम लोग विभेद कैसे करेंगे। एथिल एमीन एवं एनिलीन में विभेद के लिए सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। जब भी आपको बेटा एथिल एमीन या एनिलीन में आपस में विभेद करना हो तो आप वहां पर किस मिश्रण का प्रयोग करेंगे बेटा? तो याद रखना, सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के मिश्रण का हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे बात करते हैं बेटा एथिल एमीन की। तो जब हम एथिल एमीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के मिश्रण के साथ कराते हैं तो हमें वहां से बेटा एथिल एल्कोहल मिलता है। वहां से क्या मिलता है बेटा? एथिल एल्कोहल मिलता है। दरअसल क्या होता है बेटा कि सोडियम नाइट्राइट तथा HCl ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं बेटा, और आपस में क्रिया करके बनाते हैं नाइट्रस अम्ल को बेटा। किसको बनाते हैं? नाइट्रस अम्ल को, HNO2 को। और ये नाइट्रस अम्ल बेटा रिएक्शन करता है किससे? एथिल एमीन से। यहाँ 2 लगा लीजिएगा। हाँ, ये हो गया एथिल एमीन। अब ये एथिल एमीन को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा एथिल एल्कोहल में, साथ में वाटर और N2 बना देते हैं। तो अगर हमने एथिल एमीन को लिया और इसकी रिएक्शन करा दी बेटा नाइट्रस अम्ल के साथ, किसके साथ करा दी बेटा? नाइट्रस अम्ल के साथ, तो वहां से एथिल एल्कोहल मिलेगा। वहां से हमको क्या मिलेगा? एथिल एल्कोहल। जबकि अगर हमने इसी नाइट्रस अम्ल यानी कि सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के मिश्रण की अपक्रिया एनिलीन के साथ कराते हैं तो हमको वहां से मिलता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बेटा BDC भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? BDC। तो अगर आपने एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट तथा HCl के मिश्रण के साथ कराया तो BDC, और अगर एथिल एमीन से कराया तो फिर आपको वहां से मिलेगा बेटा एथिल एल्कोहल। क्या मिलेगा बेटा? एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि एमीन किन्हें कहते हैं? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। अब आपको क्या करना है बेटा? आपको ये बताना है कि एमीन क्या होता है, फिर आपको प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन को समझाना है एक एक उदाहरण देते हुए, एक एक उदाहरण देते हुए। तो देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा 2022 में बोर्ड में पूछा गया था बेटा, तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका आंसर हमको कैसे लिखना है। तो देखिए एमीन क्या होता है बेटा? जब हम अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, जब हम अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा, किसके द्वारा बेटा? एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। एरिल समूह द्वारा क्या कर देते हैं बेटा? प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होती है। तो हमें वहां से बेटा क्या प्राप्त होती है? एमीन प्राप्त होती है।
तो वो ये कह रहा है बेटा कि जब आप अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब होता है बेटा बदल देना, किसके द्वारा? एल्किल या फिर एरिल समूह द्वारा। तो अब जो यौगिक बनता है उसी यौगिक को हम एमीन कहते हैं। जैसे ये अमोनिया है बेटा, एक हाइड्रोजन को निकाल के एल्किल को लगा दिया, प्राइमरी एमीन। अगर दूसरा हाइड्रोजन निकाला तो सेकेंडरी एमीन, तीसरा निकाला तो टर्सरी एमीन। अब साथ में इसमें हमसे पूछा था बेटा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के उदाहरण। तो देखिए प्राथमिक एमीन क्या होती है? जब हम अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो प्राप्त यौगिक को प्राथमिक एमीन कहते हैं। तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक एमीन कहते हैं। तो अमोनिया की रिएक्शन अगर आपने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और एल्किल जोड़ दिया तो क्या मिलेगा बेटा? प्राइमरी एमीन मिलेगा, जिसको हम लोग प्राथमिक एमीन कहते हैं। उदाहरण के लिए मेथिल एमीन। इसी तरह से हम बात करेंगे बेटा द्वितीयक एमीन की, कि द्वितीयक एमीन क्या होती है। तो जब हम अमोनिया के दो हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। एल्किल या एरिल समूह द्वारा क्या कर देते हैं बेटा? प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो जो यौगिक हमको मिलता है उसे द्वितीयक एमीन कहते हैं। यानी कि अगर अमोनिया के दो हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या फिर एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो जो यौगिक मिलेगा उसी का नाम होता है द्वितीयक एमीन। तो ये हो गई बेटा अमोनिया। ये हमारे पास क्या हो गई बेटा? अमोनिया हो गई। अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या किया बेटा कि अमोनिया के दो हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा करके वहां पे एल्किल समूह जोड़ दिए। अब ये दोनों एल्किल समूह आपस में बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। एग्जाम्पल के लिए बेटा डाईमेथिलेमीन, एथिल मेथिलेमीन, ये सब आपके द्वितीयक एमीन के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं बेटा तृतीयक एमीन की। तो जब हम अमोनिया के तीन हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं बेटा, कितने समूह हाइड्रोजन परमाणु को बेटा? तो तीन हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या फिर एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो जो अब यौगिक आपको प्राप्त होता है उसी यौगिक को हम लोग बोलते हैं बेटा प्राथमिक तृतीयक एमीन। उसी यौगिक को क्या बोलते हैं बेटा? तृतीयक एमीन। इसे 3 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। तो ये हो गई बेटा अमोनिया, इसके तीन हाइड्रोजन परमाणुओं को मैंने प्रतिस्थापित कर दिया एल्किल समूह के द्वारा, तो हमारा वहां से क्या मिल गई बेटा? टर्सरी एमीन। और ये आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी क्वेश्चन बेटा 2022 में बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे बेटा कि गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण की विधि और रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण की विधि की बात कर लेते हैं। तो इस विधि में हम सर्वप्रथम थैलीमाइड की अपक्रिया कास्टिक पोटास के साथ कराते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? थैलीमाइड को लेते हैं। किसको लेते हैं बेटा? थैलीमाइड को, और इसकी रिएक्शन कराते हैं कास्टिक पोटास के साथ। तो हमको वहां से मिलता है पोटेशियम थैलीमाइड। वहां से हमको क्या मिलता है बेटा? पोटेशियम थैलीमाइड। ये हो गया बेटा थैलीमाइड का सूत्र है। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी बेटा किसके साथ? कास्टिक पोटास के साथ। तो कास्टिक पोटास क्या करता है? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाता है और H की जगह आपका कौन जुड़ जाता है बेटा? K जुड़ जाता है। तो यहाँ से एक यौगिक बनता है जिसका नाम होता है पोटेशियम थैलीमाइड। क्या नाम होता है बेटा? पोटेशियम थैलीमाइड। अब हम पोटेशियम थैलीमाइड की अपक्रिया, अब ये जो पोटेशियम थैलीमाइड बना है, पोटेशियम थैलीमाइड की अपक्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराते हैं बेटा? एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं, जिससे हमें बेटा एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है। जिससे हमको क्या मिलता है बेटा? एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है। उदाहरण देखिए, ये हमारा हो गया पोटेशियम थैलीमाइड। अब इसकी रिएक्शन एल्किल हाइलाइड से करा देते हैं बेटा। किससे कराते हैं? एल्किल हाइलाइड। तो इस पोटेशियम को ये हाइलाइड आपका रिमूव कर देता है। ये हाइलाइड क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। और आपके पास यौगिक ये जो आर है, आर को पोटेशियम की जगह ऐड कर देते हैं। आर को किसकी जगह ऐड कर देते हैं बेटा? पोटेशियम की जगह। तो वहां से यौगिक मिलता है एन एल्किल थैलीमाइड। कौन सा यौगिक मिलता है बेटा? एन एल्किल थैलीमाइड। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। फिर हम क्या करते हैं बेटा कि जो हमारे पास एन एल्किल थैलीमाइड बना है उसकी अपक्रिया कराते हैं जलीय माध्यम में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जलीय माध्यम में उसकी अपक्रिया किसके साथ कराते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो हमें वहां से क्या प्राप्त होता है बेटा? प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। वहां से हमको क्या प्राप्त हो जाता है बेटा? प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाता है। तो एन एल्किल थैलीमाइड की अपक्रिया जब आप कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ कराते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो और किस माध्यम में बेटा? जलीय माध्यम में। तो यहाँ से जो है बेटा बॉन्ड टूट जाते हैं, दोनों बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे। अब देखिए इसको देते हैं NaO। NaO इधर चला जाता है, H इधर आ जाता है। इसी तरह से बेटा NaO को इधर दे देंगे और H को इधर दे देंगे। तो ये मिल गया बेटा RNH2। ये बन गया हमारे पास RNH2, जिसको हम लोग प्राइमरी एमीन कहते हैं। और साथ में बन जाएगा बेटा डाई सोडियम थैलीमाइड। क्या मिल जाएगा बेटा? डाई सोडियम थैलीमाइड। तो इस अपक्रिया का नाम होता है बेटा आपके, क्या नाम होता है?
गैब्रल थाइलिमाइड संश्लेषण की विधि और उसके रासायनिक समीकरण हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमको तैयार करना है वो कौन सा है बेटा, ये है बेटा प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अब आपको बताना है कि प्रयोगशाला में एथिल एमीन हम कैसे बनाते हैं, संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी देना और उन अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखना है। साथ में आपको बताना है कि एथिल एमीन से एस्टिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाएगा, कि एथिल एमीन से एस्टिक अम्ल हम कैसे बना सकते हैं। ये 2022 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हमको प्रयोगशाला में बेटा एथिलेमीन का निर्माण करना है, तो प्रयोगशाला में एथिलेमीन का निर्माण प्रोपियोनेमाइड की अपक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ कराकर की जाती है। प्रयोगशाला में हम लोग एथिलेमीन का निर्माण कैसे करते हैं बेटा, हम लोग प्रोपियोनेमाइड को लेते हैं। किसको लेते हैं बेटा, प्रोपियोनेमाइड को लेते हैं और इसकी अपक्रिया कराते हैं ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ। और जब हम इस मिश्रण के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको वहां से मिल जाता है बेटा एथिल एमीन, और यह अपक्रिया कहलाती है बेटा हाफ मैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। और इस अपक्रिया का नाम क्या होता है बेटा, हाफ मान ब्रोमामाइड अपक्रिया। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोपेनामाइड, इसको याद कर लेना, ये होता है बेटा प्रोपेनामाइड। अब जब इसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है बेटा, ये सीओ जो है ये आपका रिमूव हो जाता है। सीओ जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, रिमूव हो जाता है। अब सीओ की जगह लग जाएगा NH2, यहाँ पे कौन लग गया बेटा, NH2। अब साथ में बन जाएगा बेटा 2 kBr और साथ में पोटेशियम कार्बोनेट एंड जल, ये बैलेंस कर लिया गया है। आप इसको देख लीजिएगा, इस रिएक्शन को लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आगे बात करते हैं इसमें, ये तो हो गई प्रयोगशाला विधि। अब हमको विधि की बात करना है कि इसको बनाते कहते हैं। सर्वप्रथम एक आसवन फ्लास्क लेना है आपको। सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक आसवन फ्लास्क को लेना है, उसमें आपको ब्रोमीन तथा प्रोपियोनेमाइड को भर लेना है। उसमें तुमको क्या भर लेना है बेटा, ब्रोमीन तथा प्रोपियोनेमाइड को भर लेना है। फिर आसवन फ्लास्क में एक थिसिल कीप लगा देना। फिर तुमको क्या करना है बेटा, आसवन फ्लास्क में एक थिसिल कीप को लगा देना। आसवन फ्लास्क में क्या करना है बेटा, एक थिसिल कीप को लगा देना है, जिसमें कास्टिक पोटास का विलयन भर लेना है। उस थिसिल कीप के ऊपर क्या भर देना है, कास्टिक पोटास का विलयन भर देना है, जो बूंद बूंद करके आसवन फ्लास्क में गिरता रहता है। और जो बूंद बूंद करके क्या करता रहता है बेटा, आसवन फ्लास्क में गिरता रहेगा। फिर इसे आसवन फ्लास्क को जल ऊष्मक के ऊपर रखकर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, जिससे हमें एथिल एमीन की वाष्प प्राप्त होती है। तो वो कह रहा है बेटा कि सबसे पहले आपको एक आसवन फ्लास्क लेना है, उसमें ब्रोमीन तथा प्रोपेनोमाइड को भर लेना है। उसमें किसको किसको भरना है बेटा, ब्रोमीन तथा प्रोपियोनोमाइड का मिश्रण भर लेना है। ठीक है, और इस मिश्रण को भरने के बाद उस आसवन फ्लास्क में एक थिसिल कीप लगा देना है आपको। क्या लगा देना बेटा, थिसिल कीप। थिसिल कीप के ऊपर तुमको भर देना है बेटा कास्टिक पोटास को। थिसिल कीप के ऊपर क्या भर देना है, कास्टिक पोटास को, जो बूंद बूंद करके आसवन फ्लास्क में गिरता रहेगा। फिर इस आसवन फ्लास्क को जल ऊष्मक के ऊपर रख के 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करना है। तो वहां से आपको बेटा एथिल एमीन की वाष्पें मिलेंगी। वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, एथिल एमीन की वाष्पें मिलेंगी, जिन्हें जल संघनित्र की सहायता से ठंडा करके द्रवित कर लेते हैं। जिन्हें हम लोग बेटा जल संघनित्र की सहायता से ठंडा करके क्या कर लेते हैं, द्रवित कर लेते हैं। इस प्रकार से प्राप्त एथिल एमीन अशुद्ध होती है। और जो यहाँ से एथिल एमीन आपको मिलेगी वो कैसी होगी बेटा, अशुद्ध होगी। वो कैसी होगी बेटा, अशुद्ध होगी। इसे शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम इसमें HCl से भरे ग्राही फ्लास्क के ऊपर रख देते हैं। इसे शुद्ध जैसे करना है तो इसको क्या करेंगे, HCl से भरे ग्राही फ्लास्क के ऊपर रख देते हैं, जिससे शुद्ध व शुष्क एथिलेमीन हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें हमसे एक कन्वर्जन पूछा गया था कि एथिल एमीन से एस्टिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए एथिल एमीन की रिएक्शन सबसे पहले कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ कराएंगे बेटा, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो वहां से हमको मिलेगा बेटा एथेनॉल, जल तथा N2। क्या मिलेगा बेटा, एथेनॉल। तो याद रखना नाइट्रस अम्ल कुछ नहीं करता बेटा, NH2 की जगह आपको OH लिख देना है। नाइट्रस अम्ल से जब भी रिएक्शन हो तो जहां पर बेटा NH2 लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा, NH2, वहां पे तुमको लिख देना है OH। वहां पे क्या लिख देना है, OH। बस इतना सा कन्वर्जन है। तो देखिए यहाँ NH2 लिखा था, मैंने लिख दिया OH, हो गया एथेनॉल। फिर इसका हमको ऑक्सीकरण करा देना है पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय के उपस्थिति में। तो वहां से हो जाएगा एस्टिक अम्ल। वहां से हमको क्या मिल जाएगा बेटा, एस्टिक अम्ल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब आपको क्या करना है बेटा कि एथिल एमीन बनाने का जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखना है, तथा इसकी रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण देना है। क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक के साथ कैसा अपक्रिया होती है उसका समीकरण लिखना है। नाइट्रस अम्ल के साथ एथिल एमीन की अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। ये भी क्वेश्चन बेटा 2020 में आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे कि इसका आंसर हमको वहां कैसे लिखना है। सबसे पहले एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण। देखिए एथिल एमीन बनाने के लिए हम लोग लेते हैं एथेनामाइड को, और इसका अपचयन करा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में।
तो यहाँ से हमको मिल जाता है एथिलेमीन और जल। ये तो पहला हो गया। साथ में हमसे कह रहा है कि एथिलेमीन की क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना था। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, एथिलेमीन की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफार्म के साथ कास्टिक पोटास के एल्कोहली विलयन की उपस्थिति में। तो यहाँ से हमको मिलता है एथिल आइसोसाइनाइड, और ये रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, ये कार्बिल एमीन अपक्रिया होती है, और साथ में मिल जाएगा 3 KCl और 3 मोल वाटर। तो इसको भी लर्न कर लीजिएगा बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एथिलेमीन की क्लोरोफार्म के साथ रिएक्शन कैसे होती है। अब देखिए अगली रिएक्शन हमसे पूछी गई थी नाइट्रस अम्ल के साथ। तो एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण, तो एथिलेमीन को लेंगे और इसकी रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से कराएंगे। और इस बात को भी मैंने पीछे बताया है कि जब हम एथिलेमीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो हमको NH2 की जगह केवल क्या लिख देना है बेटा, OH। तो यहाँ से एथिल एल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और जल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, सीमिट अपक्रिया द्वारा मेथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको लिखना है बेटा कि सीमिट अपक्रिया द्वारा मेथिल एमीन कैसे बनता है, और साथ में आपको बताना है मेथिल एमीन या एनिलीन का एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले आपको सीमिट अपक्रिया द्वारा मेथिलेमीन को बनाने का समीकरण लिखना है, फिर आपको मेथिलेमीन या फिर एनिलीन इन दो में से किसी एक की अपक्रिया करानी एल्कोहली कास्टिक पोटास के उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ जो अपक्रिया होगी उसका समीकरण लिखना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले सीमिट अपक्रिया से मेथिलेमीन बनाएंगे। तो अगर आपको बेटा सीमिट अपक्रिया के द्वारा मेथिलेमीन बनाना है तो आपको क्या करना होता है बेटा कि एस्टिक अम्ल को लेना है। किसको लेना है बेटा, एस्टिक अम्ल को। एस्टिक अम्ल की रिएक्शन कराना है हाइड्राजोइक अम्ल के साथ। किसके साथ कराना है बेटा, हाइड्राजोइक अम्ल के साथ। किसकी उपस्थिति में बेटा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। और जैसे ही आप रिएक्शन कराते हैं तो इस ग्रुप को हटाकर बेटा, किस ग्रुप को, ये वाला जो आपका ग्रुप है इस ग्रुप को हटा के आपको जोड़ देना है वहां पर NH2। क्या जोड़ देना है बेटा, वहां पर हमको ऐड कर देना है NH2 को। किसको ऐड कर देना है बेटा, NH2 को। ये आपकी सीमिट अपक्रिया होती है, कार्बोक्सिलिक समूह को हटा के NH2 जोड़ देना है, और जैसे ही जोड़ा तो बन गया मेथिलेमीन, और साथ में नाइट्रोजन गैस और CO2 हमको निकाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है देखिए, और हमसे कह रहा है कि एनिलीन या मेथिलेमीन की रिएक्शन कराना है एल्कोहलिक कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ। तो किसी एक को कराना है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे बेटा मेथिल एमीन की एल्कोहली कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो ये आपका हो गया बेटा मेथिलेमीन, इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफार्म के साथ। मेथिलेमीन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ बेटा, क्लोरोफार्म के साथ कास्टिक पोटास की उपस्थिति में। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कास्टिक पोटास, इसको बोलते हैं बेटा कास्टिक पोटास। और जैसे ही रिएक्शन कराते हैं बेटा तो यहाँ से H2 को हटा देना है बेटा। किसको हटा देना है, H2, और H2 की जगह आपको C जोड़ देना है। तो हमने यही काम किया, H2 की जगह C जोड़ दिया तो हो गया मेथिल आइसोसाइनाइड, और ये एक दुर्गंध युक्त यौगिक होता है, और साथ में बन जाएगा बेटा पोटेशियम क्लोराइड और जल। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब हम एनिलीन के साथ इसी रिएक्शन को समझ लेते हैं कि एनिलीन की एल्कोहली कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो देखिए एनिलीन को लेना है, इसकी रिएक्शन कराना है क्लोरोफार्म के साथ। एनिलीन की अपक्रिया कराना है क्लोरोफार्म के साथ, किसकी उपस्थिति में बेटा, कास्टिक पोटास की उपस्थिति में। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो H2 को हटा के हमको क्या जोड़ना है बेटा, C जोड़ देना है। तो बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, साथ में 3 KCl। भाई ये 3K इन 3Cl के साथ निकल के बना लेगा 3 KCl। अब ये तीनों H आपस में OH से जुड़ के 3 मोल वाटर बना देंगे, और साथ में बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। ये एक दुर्गंध युक्त यौगिक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया द्वारा मेथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब आपको बेटा हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया द्वारा एथिल एमीन बनाने का समीकरण लिखना है, और आपको साथ में देखना है एथिल एमीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल तथा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ जो अपक्रियाएं होंगी उनके रासायनिक समीकरण को लिखना है। ये भी क्वेश्चन बेटा 2020 में आपसे पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कि हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन कैसे बनता है। तो देखिए हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा एथिलीन का निर्माण। तो जब आपको हाफ मैन ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा एथिलीन बनाना है तो आपको लेना होगा बेटा प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड की अपक्रिया कराना होगा ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के मिश्रण के साथ, और जब इस मिश्रण के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा तो यहाँ से CO निकल जाता है। क्या निकल जाता है, CO। तो बन जाएगा एथिलेमीन, साथ में 2 मोल आपके पोटेशियम ब्रोमाइड,
साथ में पोटेशियम कार्बोनेट और जल, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो इसको आपको लर्न कर लेना है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। अब देखिए सेकंड हमसे कहा गया है कि एथिलेमीन की रिएक्शन कराना है नाइट्रस अम्ल के साथ। तो देखिए जब हम एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अक्रिया का समीकरण लिखेंगे, तो ये हो गया एथिलेमीन, ये हो गया नाइट्रस अम्ल। मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप एथिलेमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो NH2 की जगह आपको OH लगा देना, बस यही रिएक्शन है। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, NH2 ग्रुप को हटा के OH जोड़ दिया, तो एथिल एल्कोहल साथ में N2 और जल बन गया। अब देखिए उसने तीसरी रिएक्शन कही थी आपसे कि एथिल एमीन की रिएक्शन आप कराइए, पर किसके साथ, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ कराइए बेटा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। तो देखिए ये हो गया एथिल एमीन, इसको बोलते हैं बेटा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है बेटा, एमीन से अपना एक एच रिमूव होता है बेटा। कौन रिमूव होता है, एच। और ये एच क्या करता है बेटा, इस CH3 से ऐड हो जाता है, और जैसे ही ऐड होगा तो यहाँ से बना देगा बेटा CH4। क्या बन जाएगा बेटा, CH4, मेथेन एल्केन बनता है। अब यहाँ पर जैसे ही एच निकलेगा तो बचेगा क्या बेटा, NH। क्या बचेगा बेटा, NH। पीछे जो जैसे जुड़ा है CH2 CH3 वैसे ही जोड़ देना है आपको, और यहाँ से जोड़ना है MgI को, इसके आगे किसको जोड़ना है, Mg को और I को। तो वही काम यहाँ पे किया गया है, नाइट्रोजन को माइनस दे देंगे और Mg को प्लस दे देंगे। तो इस रिएक्शन को भी याद रखना बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बस इन 10 क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए बेटा, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से आपको इस चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा। एमीन चैप्टर में अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको केवल इन 10 क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा सीमित अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब हमको क्या करना है बेटा, सीमित अपक्रिया के द्वारा एथिलेमीन कैसे बनता है, किसके द्वारा बेटा, सीमित अपक्रिया के द्वारा एथिलेमीन कैसे बनता है, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तथा एथिल एमीन की एस्टल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। पहले सीमित अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन का निर्माण कर लेना है, फिर आपको एथिलेमीन की अपक्रिया कराना है एस्टल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ, कैसे होगी उसके समीकरण लिखना है। ये भी क्वेश्चन बेटा 2019 में बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सीमित अपक्रिया द्वारा हमको एथिलेमीन का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है बेटा, एथिलेमीन का। तो देखिए कैसे करेंगे, सीमित अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का समीकरण। तो देखिए ये हो गया बेटा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। कौन हो गया बेटा, प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। जब आप प्रोपेनोइक अम्ल की अपक्रिया कराएंगे हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, तो वहां से आपको मिलेगा बेटा एथिलेमीन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये आपकी रिएक्शन होती है। मैंने इसको पिछली क्लास में आपको समझा भी चुका था बेटा कि सीमित अपक्रिया में कार्बोक्सिलिक समूह को हटा करके वहां पे आपको NH2 ग्रुप जोड़ देना है, बस हो गया। ये आपकी रिएक्शन होती है सीमित अपक्रिया, और साथ में CO2 और N2 लिख देना है। अब हमसे लिखना क्या बेटा, एथिलेमीन की एस्टल्डिहाइड के साथ होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो ये हमारा एथिलेमीन है, ये एस्टल्डिहाइड है। जब एस्टल्डिहाइड रिएक्शन एथिलीमीन से होती है तो एमीन अपने दोनों H को निकाल देता है एल्डिहाइड के O के साथ, तो बन जाएगा बेटा वाटर। और यन और ये जो कार्बोनिल कार्बन, ये दोनों बेटा डबल बॉन्ड बना के आपस में जुड़ जाते हैं, तो CH3 CH2 CH3 CH2। ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया, इसको मैं नए पेज में आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए कैसी रिएक्शन होगी। अब देखिए ये हो गया बेटा हमारे पास एथिल एमीन, ध्यान समझिए बेटा, CH3 CH2 NH2, इसको बोलते हैं बेटा एथिलेमीन। अब एथिल एमीन की रिएक्शन कराना है बेटा हमको किसके साथ, एथिलेमीन की रिएक्शन उन्होंने कराई है, एक मिनट बेटा, एथिलेमीन की रिएक्शन है एस्टल्डिहाइड के साथ। अब देखते हैं इसको, एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करानी है, तो एस्टल्डिहाइड होता है ये आपका CH3CHO, ये होता है एस्टल्डिहाइड। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे होगी इसकी बात हम लोग कर लेते हैं बेटा। अब जब ये रिएक्शन बेटा हम लोग कराते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो H है इस O के साथ निकल जाएगा, ये H इस O के साथ निकल जाएगा, तो बन जाएगा बेटा H2O। क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, अब देखिए साथ में क्या बनेगा हम उसकी बात कर लेते हैं। अब हमारे पास है बेटा CH3, CH3 से जुड़ा है बेटा CH2, तो हमने भी जोड़ दिया CH2। CH2 से जुड़ा है N, तो हमने भी जोड़ दिया N। अब N ने दो H को निकाला है तो डबल बॉन्ड खाली होगा बेटा। अब यहाँ से O निकला है तो डबल बॉन्ड खाली होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे CH, और CH से कौन जुड़ा है बेटा, CH3।
और जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा बेटा, तो उस ग्रुप को आप बोलेंगे इमीन। क्या बोलेंगे बेटा? इमीन। याद रखना, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं इमीन। क्या कहते हैं बेटा? इमीन। तो ये रिएक्शन होती है बेटा, यहाँ पर आपको इस रिएक्शन को याद कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे कि नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट आपको लिखना है एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया। तो ये भी बता चुका हूँ कि एथिलेमीन की रिएक्शन जब भी आप नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो एमीन समूह को हटा के ओ एच जोड़ देना है। एमीन समूह को हटाकर क्या जोड़ देना? ओ एच जोड़ देना। तो यहाँ से बनेगा बेटा एथिल एल्कोहल और N2 गैस और साथ में जल। तो ये रिएक्शन हो गई बेटा। उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको अच्छी तरह से समझा सकूं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।